हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो हमने देखा था रिवर्स मर्जर तक। रिवर्स मर्जर का क्या कंसेप्ट होता है, प्लस इसके अलावा हमने डिफेंसिव टेक्निक्स देखी थी, टेक ओवर स्ट्रेटजीज देखी थी, टेक ओवर डिफेंसिव टेक्टिक्स देखी थी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का चैप्टर। सो वेलकम टू गाइस, वेलकम टू सी ए फाइनल SFM चैप्टर नंबर 13 पार्ट नंबर 3। सो इसके अलावा भी अगर आपको सी ए फाइनल के बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं और काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, डाइवर्सिट्यूड क्या होता है। सो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया, इट मीन्स ए कंपनी सेलिंग वन ऑफ द पोर्शन ऑफ इट्स डिवीजन और अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी और क्रिएटिंग एन ऑल टुगेदर सेपरेट कंपनी। इसको क्या बोलते हैं कि कंपनी सेल कर रही है अपना पोर्शन ऑफ द इट्स डिवीजन, लाइक कंपनी का जो एक कंपनी है उसकी 4 यूनिट्स है। लाइक देखिए, एक बार एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, सॉरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग टाटा का। टाटा के इतने सारे यूनिट्स हैं, FMCG, ऑटो, स्टील, डिफेंस। तो टाटा क्या कर रही है, यहाँ पे टाटा अपनी FMCG यूनिट्स को बेचना चाहती है, लाइक टू सेल। इसको इसने सेल करने के लिए निकाल दिया। सो इसके बेसिकली ताकि ये इन 3 कोर पर फोकस कर सके, इन पे क्या कर सके, फोकस कर सके, इसलिए इसको इसने बेचना चाहती है। तो ये हम देख सकते हैं। तो रीज़न क्या हो सकते हैं इसके, टू पे द अटेंशन टू कोर एरियाज, कोर एरिया पे अटेंशन देने के लिए, अटेंशन देने के लिए, टू डिविजन बिजनेस मैन will be sufficiently contributed to revenue, बेसिकली रेवेन्यू नहीं दे रहा आपका ये डिवीजन, हैंडल नहीं हो रहा, और बेसिकली कैश अर्जेंटली इन द व्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कैश चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब हम ये देखते हैं सेलर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है इसमें। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर डेट एवरी बायर देयर मस्ट बी ए सेलर। लाइक हर बायर के लिए एक सेलर होता है, मतलब अगर कोई आप चीज़ बेचने जाते हो, खरीदने वाला भी मिल जाएगा। द मेथड ऑफ द एनालिसिस फॉर सेलिंग आर सेम एज बाइंग, और द सेलिंग प्रोसेस टर्म एज divestiture. Method of analysis for selling as same as for buying is called divestiture. Decision to sell a company is at least as important as buying one. Selling generally lacks the kind of planning that goes into buying. Decision and choice of the buyers is arbitrary, resulting in raw deal for the selling the company's stakeholders. It is important to understand that the selling needs to be same as set of skills required for the buying. A decision to sell may be promoted by the poor growth prospects for the division and the consolidation in the industry. So need to sell may arise anytime. It makes sense for the executive to prepare. So executive need to know their company's worth, and the consideration may be given to the strength, weakness in the production, marketing and general management value. So to summarize, the following are the some of the sell side imperatives. Competitive process pressure is increasing, लाइक आपका कंप्यूटर का प्रेशर बढ़ गया, इस वजह से सेल कर रहे हो। तो इसमें क्या हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया,
या sale of the company seem to inevitable because company is facing a serious problem like न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, जियोग्राफिकल नहीं बढ़ रहा, और सप्लाई डिमांड कम है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय कंपनी, ये प्रॉब्लम हो सकती है जो कंपनी फेस कर रही है आज के टाइम में। क्रिटिकल मास कुड नॉट बी रियलाइज्ड, ज़्यादा मास नहीं आ रहा। नो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूनिट नहीं है। फोकस ऑन द कोर कंपेटेंसी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लार्ज फर्म ब्रिंग द प्रपोजल टारगेट फर्म विलिंग टू गिव अप। सो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो सेलिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सेलिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तरीके देखते हैं। सेल ऑफ एसेट, पार्शियल सेल ऑफ कुछ बेचना हिस्सा, सेल ऑफ पूरी तरह बेच देना। फैक्ट्री डिवीज़न, प्रोडक्ट लाइन बाय द वन एंटिटी टू द अनदर फॉर द परचेज कंसिडरेशन। जैसे कि आपने पूरी पूरी एसेट्स को सेल कर दिया, फैक्ट्री को कर दिया, डिवीज़न को कर दिया, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को परचेज कंसिडरेशन के लिए। पेबल आइज इन द कैश और इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, या तो आपको कैश में पे किया जा रहा है या सिक्योरिटीज़ में पे किया जा रहा है, वो चीज़। पार्शियल सेल ऑफ इज़ द फॉर्म ऑफ द डाइवेस्टिट्यूर, बेसिकली पार्शियल सेल ऑफ आधा अधूरा बेचना, वो भी एक डाइवेस्टिट्यूर का पार्ट है। फर्म सेल इट्स बिजनेस यूनिट सब्सिडियरी टू अनदर, इट डीम्ड टू बी यूनिट विद द कंपनीज कोर बिजनेस स्ट्रेटजी। सो बेसिकली कंपनी कोर बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है। सेल ऑफ आर आर डन बिकॉज द सब्सिडियरी डज नॉट फिट टू द पेरेंट कंपनीज कोर स्ट्रेटजी। सेल ऑफ इसलिए किया गया है क्योंकि सब्सिडरी बेसिकली पेरेंट कंपनी की कोर स्ट्रेटजी में सही से काम नहीं कर पा रही थी। मार्केट में भी अंडर वैल्यूइंग द कंबाइंड बिजनेस, मार्केट क्या कर रही थी, कंबाइंड बिजनेस को कम वैल्यू कर रही थी ड्यू टू लैक ऑफ द सिनर्जीज। बेसिकली इनके बीच में कोई सिनर्जी नहीं थी पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के बीच में। सो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया सब्सिडरी इज़ बेटर ऑफ अंडर डिफरेंट ओनरशिप, इसलिए बेटर है कि सब्सिडरी को अलग ओनरशिप के अंडर डाला जाए। डिसाइड गेटिंग द रिड ऑफ द अनवांटेड सब्सिडरी, सेल ऑफ ऑल्सो रेज द कैश। बेसिकली अनवांटेड सब्सिडरी सेल ऑफ में आप कैश भी रेज करते हो जो यूज़ किया जाता है डेट को पेड ऑफ करने के लिए। और जो सेल ऑफ है सब्सिडरीज का कैश को रेज करने के लिए सर्विस करता है डेट को। और जो रेडर्स मेथड है सर्टेनली बेसिकली सेंस आती है कि आपका जो सम है या पार्ट है ग्रेटर देन है दूसरे से। स्पिन ऑफ क्या होता है, पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सेपरेटेड एंड क्रिएटेड ए सेपरेट फॉर्म। इसलिए आपका बिजनेस का कुछ पार्ट है उसको सेपरेट कर दिया गया और एक नई फॉर्म बना दी गई। तो कैसे हो सकता है स्पिन ऑफ, देखते हैं। लाइक यहाँ पे देखते हैं कैसे हो सकता है। लाइक रिलायंस, जियो, इसको सेपरेट कर दिया रिलायंस ग्रुप से और यहाँ क्या बना दिया, जियो। तो ये क्या है आपकी बेसिकली सेपरेट फॉर्म है जिसको अलग से बना दिया गया, ओनरशिप दे दी गई। सेपरेट ओनरशिप, जियो के शेयर्स आए हैं, सारी चीज़ आई हैं। नो चेंज इन द ओनरशिप एंड द सेम होल्डर कंटिन्यू टू ओन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी।
बेसिकली कोई चेंज तो नहीं हुआ, जो नए शेयर होल्डर हैं वो इसको सेम शेयर होल्डर्स हैं वही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट ऑफ द स्पिन ऑफ डिवीजन इज हाउएवर पार्ट विद द स्पिन ऑफ डज नॉट हैव द फ्रेश कैपिटल। यानी स्पिन ऑफ के पास कोई फ्रेश कैश तो लेके आती है, बस अलग कर दिया। रीज़न क्या हो सकते हैं? सेपरेट आइडेंटिटी टू पार्ट ऑफ द डिवीज़न, सेपरेट आइडेंटिटी देना पार्ट को या डिवीज़न को, टू अवॉइड द टेक ओवर अटेम्प्ट बाय द प्रोक्यूटर बाय मेकिंग नॉन अट्रैक्टिव टू द फर्म। बेसिकली अवॉइड करना टेक ओवर अटेम्प्ट्स को जो आपके फर्म के लिए किए जा रहे हैं, टू क्रिएट द सेपरेट रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड लाइन ऑफ द बिजनेस। बेसिकली सेपरेट रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड बिजनेस को बनाना। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? किशोर बिनियानी लीड द फ्यूचर ग्रुप स्पिन ऑफ इट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस इज जोन इनटू अ सेपरेट एंटिटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। बेसिकली जो आपका फ्यूचर ग्रुप था उसने अपनी कंपनी को, जो दूसरी कंपनी थी जोन, उसको निकाल दिया अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये हो सकता है फ्यूचर ग्रुप कब निकाल दिया था उन लोगों ने, बिग बाजार को, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ द एंटायर फर्म इनटू ए सीरीज ऑफ द स्पिन ऑफ। बेसिकली आपकी पूरी फर्म है ना, उसको छोटी छोटी सेपरेट लीगल एंटिटीज में तोड़ देना। पेरेंट फर्म नो लॉन्गर लीगली एग्जिट्स, ओनली न्यू फर्म क्रिएटेड एंटिटीज सर्वाइव। बेसिकली पेरेंट फर्म खत्म होगी, जो आपकी नई एंटिटीज है खाली वही है। कॉर्पोरेट फर्म हैज द 4 डिवीजन ए बी सी डी, सेल स्प्लिट इनटू अ न्यू 4 कॉर्पोरेट फर्म विदाउट नॉट एनी लीगल स्ट्रक्चर। सो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? इसके लिए हम मान सकते हैं कि जैसे रिलायंस ग्रुप है, अपनी 4 कंपनी बता दी, जियो, लियो, XYZ, ये कंपनी बना दी सेपरेट सब, और यहाँ से रिलायंस ग्रुप ख़त्म। तो ये चीज़ क्या है? आपकी स्प्लिट ऑफ। अब ये सारा काम, अब ओनरशिप किनके पास है? ये तीनों। रिलायंस इज नॉट अ कंपनी नाउ। तो ये चीज़ बेसिकली आप मान सकते हो कि ये क्या है? स्प्लिट ऑफ। जो पूरा लीगल स्ट्रक्चर है नई कंपनीज को दे दिया गया। द ओरिजिनल कॉर्पोरेट फर्म इज टू बी वाउंड अप। Demerged units are relatively smaller in size and they are logistically more convenient and manageable. बेसिकली ज़्यादा जल्दी मैनेजेबल हो जाती है और छोटी भी है साइज़ में, तो कन्वीनियंट भी इनको मैनेज करना। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। It is understood that the spin-off and the split-off are likely to be enhance the shareholders value. So spin-off और split-up दोनों शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं एंड ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेकर आ रही है मार्केट में कि कैसे काम किया जा सकता है। इक्विटी कार आउट क्या होता है? दिस इज लाइक अ स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ की तरह ही है। सम शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी आर द सोल्ड इन द मार्केट बाय मेकिंग ए पब्लिक ऑफर। जो आपकी कंपनी है उसके कुछ शेयर्स को हमने बेच दिया मार्केट में एक पब्लिक ऑफर के थ्रू, एंड द ब्रिंग द कैश, कैश ले आए। मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग इक्विटी कार आउट टू बूस्ट द शेयर होल्डर्स वैल्यू। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ यूज़ कार आउट का यूज़ कर रही हैं अपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बूस्ट करने के लिए। जो पेरेंट है, पेरेंट फार्म है, मेक्स अ सब्सिडियरी पब्लिक थ्रू इनिशियल ऑफर। सो पेरेंट का जो फार्म है आपकी सब्सिडियरी पब्लिक बनाती है आईपीओ के थ्रू। और जो कार आउट है स्ट्रेटजी के वेन्यू में पेरेंट फार्म का, जो आपकी सब्सिडियरी के साथ ग्रो होता है और फास्टर कैरी करता है हाई वैल्यूएशन में, जो अदर बिजनेस किए जा रहे हैं दूसरी पेरेंट कंपनी के द्वारा। कार आउट बेसिकली जनरेट करता है कैश को, जो शेयर सब्सिडरीज में यूज़ किए जाते हैं पब्लिक के लिए, और जो हम लोग कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज को। जो नई एंटिटी है कार आउट के लिए बनाई जाती है, सेपरेट बोर्ड होता है, और अधिकतर कार आउट में जो पेरेंट है उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल होता है, और जो पूरा पोर्शन ऑफ पेरेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो शेयर कर दिया जाता है। बेसिकली जो इंटेंशन होती है सक्सेसफुल रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, बेसिकली जो कार आउट है आपकी सब्सिडी है वो डेट और ट्रबल होता है उसमें, और ए पार्ट ऑफ द पेरेंट
और लैक ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड्स के हिसाब से काम करता है। सेल ऑफ द डिवीज़न क्या हो सकता है? सेलर कंपनी इज डीमर्जिंग इट्स बिजनेस वेयर द बायर कंपनी इज एक्वायरिंग ए बिजनेस। सेलिंग कंपनी ने अपना बिजनेस बेच दिया, बाइंग कंपनी ने खरीद लिया। तो डीमर्जर वही है, बेसिकली एक बेचता है एक खरीदता है। डीमर्जर एंड डिवीजन ऑफ और द फैमिली मैनेज बिजनेस, ये क्या हो सकता है? अराउंड 80% ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया फैमिली मैनेज्ड। बेसिकली फैमिली मैनेज कंपनी है 80% से ज़्यादा इंडिया में। टाटा, बिरला, ये सारे यही चला रहे हैं। द फैमिली ओन कंपनीज आर अंडर द एक्सट्राऑर्डिनरी प्रेशर टू बिल्ड द कंट्रोल टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सो फैमिली ओन कंपनीज में क्या होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होता है कि जो कंट्रोल है प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे दिया जाता है। और अगर लिबरलाइज इकोनॉमी है, द कैपिटल मार्केट आर बोर्डनिंग। लिबरलाइज इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट्स बढ़ रही है विद अटेंडेड इंसेंटिव फॉर द ग्रोथ, और ग्रोथ के इंसेंटिव्स भी बढ़ रहे हैं। Many of these companies are arranging to give off their unprofitable business or division. So ये सारी कंपनी अपना बेसिकली जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको बंद करने पे जोर दे रही है। और वैरायटी ऑफ द सक्सेशन प्रॉब्लम आ रही है इनमें। जो ग्रुप ऑफ द सच फैमिली मैनेज कंपनी है वो अंडरटेक करता है, रिस्ट्रक्चरिंग करता है इन क्वेश्चंस को और ऑपरेट करता है कंसोलिडेट करने के लिए कोर बिजनेस को। और जो प्रोसीड है आपकी सेल ऑफ द एसेट्स के थ्रू जो एम्प्लॉय की जा रही है एक्विजिशन में या रीजुवेशन में वो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के हिसाब से। तो ये है बेसिकली इसका। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। बेसिकली फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग नाम से पता चलता है जो आपका एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल बजट है, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोसेस है, उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर देना। लाइक दोबारा से हमें ये देखना है कि कौन सी जो हमारी टेक्निक है बेनिफिशियल हो सकती है इन चीज़ों के लिए। सो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या है? काइंड ऑफ द इंटरनल चेंजेस मेड बाय द मैनेजमेंट इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। बेसिकली मैनेजमेंट क्या कर रही है? इंटरनल चेंजेस कर रही है, एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की उनमें, विद द कंसेंट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछ के उनकी सहमति के साथ। बेसिकली स्टेबल मोड होता है ये रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उन कॉर्पोरेट्स के लिए जो लॉस सफ़र कर रहे हैं और द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय से, और जो बेसिकली लॉसेस होते हैं शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग हो सकते हैं, नेटवर्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं, और जो कंपनी है आपकी सब्सटेंटली इरोडेड मतलब बुरी तरह लॉस से प्रभावित हो सकती है। सो एक्यूमेंट रिलेटेड लॉसेस आपकी ज़्यादा हो सकते हैं शेयर कैपिटल और नेगेटिव नेटवर्थ से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव नेटवर्थ आएगी। पुटिंग द फॉर्म विद द वेज ऑफ लिक्विडेशन, जिसकी वजह से जो फॉर्म आपकी लिक्विडेशन में चली जाएंगे। इन सारी चीज़ों को करने के लिए फाइनेंस स्ट्रक्चर वन ऑफ द टेक्निक टू ब्रिंग इन टू हेल्थ। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए फाइनेंस स्ट्रक्चर टेक्निक है जो इसमें बेसिकली आपकी टू अचीव दिस डिज़ायर ऑब्जेक्टिव सच फर्म्स नीड टू रीस्टार्ट विद द फ्रेश बैलेंस शीट एंड द लॉसेस फिक्सेशन एसेट्स सो सेपरेट कैपिटल इन वर्थ। बेसिकली इस सारी चीज़ों को बनाने के लिए कंपनी क्या करती है? एक नई बैलेंस शीट बनाती है, लॉसेस और फिक्सेड एसेट्स देखती है और एक सेपरेट कैपिटल वर्थ दिखाती है आपकी। और जो फर्म है एक रिस्ट्रक्चर प्लान बनाती है जो फॉर्मेटेड किया जाता है नंबर ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा। बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही है नहीं, और एक अटेम्प्ट किया जाता है रिफाइनेंसिंग करने का या रेस्क्यू करने का फाइनेंस को रिस्ट्रक्चर करते हुए। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मैक्सिमम सेक्रीफाई करते हैं, सर्टेन मैक्सिमम सेक्रीफाई करते हैं अपने बेनिफिट्स का ताकि कंपनी को सर्वाइव किया जा सके। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर करते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर, फिर लेंडर और फिर क्रेडिटर। जो सेक्रिफिकेशन होता है वो बेसिकली आप जितना सम पे करते हो लाइबिलिटीज़ के फॉर्म पे उसके बिहाफ पे होते हैं, कितना पैसा आप पे कर दोगे जितना लॉस हो रहा है उसमें। सेक्रीफाई बेसिकली ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, आपका सारा इंटरेस्ट चला गया। क्रेडिट केस में ऐसा हो सकता है कि आपका क्लेम कटा दिया गया और आपको बोल दिया गया कि अपने ड्यूज और सिक्योरिटीज़ को कवर करो प्रोसेस ऑफ पेमेंट के लिए। इसलिए बेटर फाइनेंशियल लिक्विडिटी देखी जाती है इसमें, और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में और कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से आपका चेंज इन फाइनेंशियल पैटर्न हो सकता है। जो ओनरशिप और कंट्रोल होता है, पेमेंट होती है, अलग अलग चार्जेस की वो देखी जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली आपके रिडक्शन हो जाते हैं क्लेम में जो आपको दूसरे स्टेक होल्डर से लेना है,
रियल वर्थ सामने आती है कंपनी की क्या है, और यूटिलाइज हो जाता है प्रॉफिट का जो एक्रू हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है एसेट्स की वजह से, जो हमारे एसेट बढ़ रही है उसकी वजह से। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन वन, ये कैसे बेसिकली देखेंगे। अब बैलेंस शीट देखो एक्स वाई जेड की 31 मार्च 2011 के हिसाब से 6 लाख इक्विटी शेयर है, 100 रुपये के, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 13% डिवेंचर है, डिवेंचर का इंटरेस्ट एक्रूड है, लोन फ्रॉम बैंक का ट्रेड कैरेक्टर है, लैंड एंड बिल्डिंग 200 है, प्लांट एंड मशीनरी 300 है, फर्नीचर फिक्चर 50 है, इन्वेंट्री 150 है, सनी रैप्टर 70 है, कैश एट बैंक 130 है, प्रीमियम एक्सपेंस 10 है, पोस्ट ऑफिस डिवेंचर और ये है। सो रिस्ट्रक्चर लेके आना चाहते हैं, जो बेसिकली ये क्वेश्चन वही है जो आपके अमेलगमेशन मर्जर में आते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के वही है पूरा। तो डिवेंचर होल्डर बेसिकली इक्विटी शेयर 25 का बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर 50 का, डिवेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट फॉरग्यू कर रहे हैं और नए डिवेंचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग, ट्रेड क्रेडिटर्स 25% अपना हटा रहे हैं, और 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं वो बेसिकली पे कर रहे हैं अपना सब, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो रिवैल्यू है 250 लाख। तो ये वही है, मतलब रिडक्शन लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आपने दिखा दी, रिवैल्यूएशन एसेट यहाँ पे दिखा दो, दोनों का माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका कितना लॉस आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, नई जो आपकी फिगर्स उस पर बैलेंस शीट दिखा दो। तो ये ऐसे काम करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो देखने का चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सब सब्जेक्ट की वीडियो दी गई है, वहाँ जाइए और फ्री वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।